Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है इसका अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय उत्तोलक। उत्तोलक के दो प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज परिचालन क्रियाओं से संबंधित होता है और जो वित्तीय उत्तोलक है यह आपकी वित्त पूर्ति की क्रियाओं से संबंधित होता है। किसी भी कंपनी में जो वित्त पूर्ति के सोर्सेज होते हैं वो हमारी मेनली होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, डेब्ट्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स। ये मेनली सोर्स होते हैं। तो जो संस्था अपनी वित्त पूर्ति के लिए दो प्रकार के कोष होते हैं, एक स्थायी वित्त भार वाले होते हैं, एक होते हैं अस्थायी वित्त भार। जो डेब्ट्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं यह स्थायी वित्त भार की श्रेणी में आते हैं कि यदि कंपनी ऋण पत्र जारी करती है या कंपनी बाजार से ऋण लेती है तो उस पर कंपनी को एक निश्चित दर से ब्याज चुकाना होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। तो ये जो वित्त स्रोत होते हैं ये स्थायी वित्त वाले स्रोत होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारे जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट थी उसके कारण ऑपरेटिंग लिवरेज उत्पन्न हो रहे थे। उसी तरह फाइनेंशियल लिवरेज किसी भी कंपनी में तभी उत्पन्न होंगे तब यदि उस कंपनी में स्थायी वित्त भार यानी यदि डेब्ट कैपिटल का उपयोग किया गया है तो कंपनी को लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा। स्थायी वित्त भार वाले स्रोत दीर्घकालीन ऋण। अब स्थायी वित्त भार वाले स्रोतों में क्या क्या आता है? दीर्घकालीन ऋण, ऋण पत्र और अधिमान अंश पूंजी है। जबकि अस्थायी वित्त वालों में हमारा समता अंश, इक्विटी शेयर, संचय और आदि के को लिया जाता है। अतः एक संस्था की पूंजी संरचना में स्वामियों की पूंजी के साथ साथ स्थायी भार वाले कोषों अथवा ऋण कोषों के स्रोतों का उपयोग वित्तोलक कहलाता है। यदि हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ ऋण पत्र पूंजी का, ऋण पूंजी का उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल लिवरेज। जैसे उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट थी तो ऑपरेटिंग लिवरेज अकर हो रहा था, उसी तरह यदि कोई कंपनी है जो ऋण पूंजी या ऋण पत्र का उपयोग नहीं करती है तो वहाँ वित्तीय उत्तोलक क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ऋण पत्रों एवं दीर्घकालीन ऋणों पर निश्चित दर से ब्याज चुकाया जाता है और अधिमान अंशों पर हम क्या चुकाते हैं? लाभांश। यद्यपि लाभांश का भुगतान लाभ होने की दशा में ही करना आवश्यक है। ये स्थिर वित्तीय व्यय परिचालन लाभों के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। जो हमारा प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उनके साथ साथ ये स्थिर वित्तीय व्यय परिवर्तित नहीं होते। ये तो फिक्स्ड है कि 1 लाख के 12% ऋण पत्र है तो 1 लाख का 12% आपको इंटरेस्ट पे करना है, चाहे लाभ कम हो या ज़्यादा हो। इन स्थिर वित्तीय व्ययों का भुगतान करने के उपरांत शेष परिचालन जो लाभ होते हैं वो किसके लिए उपलब्ध होते हैं? समता अंशधारियों के। कि एक बार जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो बचता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और ऋण पत्रों को भुगतान करने के बाद जो शेष राशि लाभों की बचती है वो किसके लिए उपलब्ध होती है? अंशधारियों के लिए। ऐसा होने से परिचालन लाभों में परिवर्तन होने पर प्रति अंश अर्जने, अर्निंग पर शेयर प्रभावित होती है। गिटमैन ने वित्तीय उत्तोलक को स्थायी वित्तीय व्ययों के उपयोग से, स्थायी वित्तीय व्यय यानी ऋण पत्र पर और ऋण पूंजी पर जो ब्याज चुकाया जाता है, स्थायी वित्तीय व्ययों के उपयोग से संस्था के प्रति अंश अर्जनों एवं परिचालन लाभों में परिवर्तन के प्रभाव को मैग्नीफाई करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी EBIT में यदि चेंज होता है तो उसका EPS, अर्निंग पर शेयर हम अगर हम ये पूरा बनाएं तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, एक सेकेंड मैं यहाँ बताती हूँ। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इस EBIT में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से सबसे पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो जो बचेगा वो अर्निंग आफ्टर या अर्निंग बिफोर टैक्स EBT, इसमें से लेस कर लेंगे टैक्स, तो ये बचेगी हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया जाता है तो वो क्या आ जाता है? EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी जो कंपनी के वास्तविक स्वामी है उनको प्रति अंश उसके शेयर पर क्या राशि प्राप्त होगी। तो जो ये EBIT में परिवर्तन का EPS पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज में किया जाता है। अब वित्तीय उत्तोलक का प्रभाव एवं
अब वित्तीय उत्तोलक का अंशधारियों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वित्तीय उत्तोलक अनुकूल है तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है। यदि एक कंपनी 100 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेती है तो इसके विनियोग से 15% वार्षिक प्रत्याय अर्जित करती है, तो ये अनुकूल वित्तीय उत्तोलक होगा। क्योंकि देखो, कंपनी 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ले रही है और इस पैसे को इन्वेस्ट करके कंपनी कितना कमा रही है? 15%। यानी आप 10% से बाहर से कहीं से ऋण ले रहे हो और उस ऋण को विनियोग करके हम कितना अर्न कर रहे हैं? 15%। तो ये क्या कहलाएगा? अनुकूल वित्तीय उत्तोलक। इस स्थिति में ब्याज का भुगतान करने के बाद 5% वार्षिक अंतर की राशि समता अंशधारियों की होगी। जो 5% होगा ये कंपनी का प्रॉफिट होगा और ये किसे मिलेगा? समता अंशधारियों को। तो जो वित्तीय उत्तोलक मैंने जैसे कि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में की, अगर इंक्रीज होता है EBIT तो EPS भी, और वही अगर डिक्रीज की साइड में जाता है तो EPS भी तो इसे एक दुधारी तलवार कहा जाता है, जहां एक और यह समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध अर्जनों में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल होने पर इसमें कमी भी लाता है। वित्तीय जोखिम पर प्रभाव। वित्तीय उत्तोलक की उपस्थिति से प्रति अंश अर्जनों में प्रतिशत परिवर्तन परिचालन लाभों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। प्रति अंश अर्जनों में प्रतिशत परिवर्तन परिचालन लाभों में होने वाले, यदि परिचालन लाभ EBIT में 10% से वृद्धि हुई तो EPS में कितने से वृद्धि होगी? 20% से। और यदि परिचालन लाभों में 10% से कमी होती है तो प्रति अंश अर्जनों में भी क्या होगी? 20%। इसीलिए तो कहा गया है ये एक दुधारी तलवार है। यदि EBIT 10% से इंक्रीज हुआ, अभी हमने ये तो पढ़ा कि EBIT का EPS पे इफेक्ट देखते हैं कि EBIT में जो चेंजेस होता है उसका अर्निंग पर शेयर पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि EBIT में 10% से वृद्धि होती है तो EPS भी क्या होता है? 20% से वृद्धि होती है। और यदि EBIT 10% से कम हो जाएगा तो प्रति अंश अर्जने भी क्या हो जाएगी? 10% से 20% से कम हो जाएगी, दुगना। अब जैसे आपको ये बता रखा है EBIT, अभी जैसे मैंने EBIT कैसे निकाला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जो प्रॉफिट होता है उसे हम EBIT बोलते हैं। EBIT आपको दे रखा 50,000, 80,000 और 20,000। EBIT में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? आई का यहाँ क्या है? इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया 10,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई। इसमें कर की दर 50% है, कर माइनस किया, देखो 40 का 20, 40 का 50%, 20,000, 70 का 10 का, तो ये प्रति अंश अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 20,000, 35,000 और 5,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 रुपये वाले 1,000 10% ऋण पत्र तथा 10 रुपये वाले 5,000 समता अंश है। समता अंशों की संख्या कितनी है? 5,000। तो हम क्या करेंगे? 20,000, ये जो 4 आया है ये कहाँ से आया है? 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यह हमारा आ गया कि प्रति अंश अर्जन, एक अंश पे 4 रुपये, इधर 7 रुपये सेकेंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे यदि डाउन होता है तो 1 रुपये। अब EBIT परसेंटेज चेंज इन EBIT 50 से 80 हुआ, तो हम कितना डिफरेंस आया? 50, 60, 70, 80, 30,000 का। तो आप ये कैलकुलेट करोगे 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, तो ये आएगा आपका प्लस 60%। और EPS में कितना चेंज आया? अर्निंग पर शेयर में हम चेंज देखेंगे 20 से 35 हो गई, यानी 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस 75%। यानी कि यदि EBIT में 60% से परिवर्तन होता है तो EPS में कितने से परिवर्तन हो जाता है? 75% EPS हमारा बढ़ जाता है। तो अगर ये बढ़ेगा EBIT तो EPS भी बढ़े में भी पॉजिटिव चेंज आएगा, और यही कि अगर वित्तीय उत्तोलक अगर नेगेटिव आता है तो इतना ही % हमारा EPS क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद है कैलकुलेशन वित्तीय उत्तोलक की गणना। वित्तीय उत्तोलक की गणना करने का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT सिंपल से S माइनस V, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जो आता है उसे हम प्रॉफिट
या बोलते हैं EBIT। अब इस EBIT में से जब इंटरेस्ट और माइनस कर देंगे तो वो आ जाता है EBT। तो EBIT बटा EBT यानी केवल इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है, तो फाइनेंशियल लिवरेज जैसे यहाँ 50,000 डिवाइडेड बाय तो 1.25 हमारा आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। सिंपल फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT या EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। उसका फॉर्मूला क्या था, C अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT था हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। कंपनी की पूंजी संरचना में अधिमान अंश पूंजी होने पर अधिमान अंश का लाभांश कंपनी पर लागू आयकर की दर से निम्न सूत्र से बनाकर ब्याज एवं कर के पूर्व लाभों में से घटाया जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है तो हम इंटरेस्ट कैसे घटाएंगे, इंटरेस्ट जैसे EBIT में से आपने आई तो माइनस कर ही दिया, अब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कैसे करेंगे, EBIT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि इसकी टैक्स में छूट नहीं मिलती है। आप एग्जाम्पल करेंगे आगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000, सेल्स है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000। सबसे पहले सेल्स 50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 25,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 25,000 लेस किया फिक्स कॉस्ट 15,000, आपका EBIT आ गया 10,000। इसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट 5,000 का तो ये आ गया EBT। ये सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट बनता है कैलकुलेशन का, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। यही हमने जो CVP एनालिसिस पढ़ा था उसमें भी यही सेम चीज़ थी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या था फाइनेंशियल लिवरेज का, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। तो यहाँ EBIT कितना है क्वेश्चन में 10,000 डिवाइडेड बाय EBT कितना है 5,000, तो ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना आ गया 2। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अब वो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला कंसेप्ट था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, डिबेंचर है 2.5 लाख। वर्तमान में ब्याज एवं कर से पूर्व अर्जन है, ब्याज एवं कर से पूर्व अर्जन यानी EBIT कितना है 1 लाख रुपए। कंपनी की आयकर की सीमा कितनी है 50%। अब डायरेक्ट EBIT दिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करना है 20,000 तो, और जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होगा वो टैक्स लेस करने से, तो 20,000 इंटू कर की दर कितनी है 50% है, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 हम इसको ग्रॉसअप करके लेस करते हैं, तो ये हो गया 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 40,000। 60,000 गए 1 लाख में से तो 40,000 आ गया। तो हम डायरेक्ट कर लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये इजी वे है। हम अगर इस तरह से करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1 लाख और EBT है 40,000। अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया गया है तो उसे हम ग्रॉसअप करके माइनस करेंगे, या आप इस तरह से करें तो भी सेम बात है। इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 किया, या अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 50 करते हैं तो भी 40,000 आएगा और यहाँ पे भी 40,000 ही आएगा। अब सेकंड है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री कैलकुलेट करनी हो तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। हमारा फॉर्मूला क्या था EBIT अपॉन EBT, लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EPS, कंपनी की अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस हो रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। एक फॉर्मूला और दिया गया है परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS में 7 से 4 चेंज हुआ, 4 पे जो हमने उदाहरण संख्या 2 देखी थी, और EBIT में 80,000 से 50,000 हुआ, 50,000 पे तो कितना 75 डिवाइडेड बाय 60 तो 1.25। अगर हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला से निकालते हैं EBIT अपॉन EBT तो भी 1.25 आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय, तो भी आपका सेम आंसर आया है।
जब प्रश्न में एक ही स्तर दिया गया हो तो डीएफएल की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, डायरेक्ट ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। लाभ के 2 स्तर दिए होने पर एफएल और डीएफएल समान होती है, लेकिन डीएफएल लाभ के वर्तमान स्तर के लिए होती है, न कि परिवर्तित और कल्पित स्तर के लिए। तो हम दोनों फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन एक स्तर के लिए दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला, और 2 स्तर दिए गए हैं तो हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हमने इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल लिवरेज का अध्ययन किया है। ऑपरेटिंग लिवरेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिवरेज के 2 टाइप्स थे, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था आपका C अपॉन ईबीआईटी और इसका फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के क्वेश्चन सेंड करूंगी, आप उन्हें सॉल्व करिए और मुझे पुनः सेंड करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।